हेलो, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी को एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो आपका 2016 के अंदर JEN का एग्ज़ाम हुआ था, शेड्यूल एरिया वाला। उसमें राजस्थान जीके के आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 40 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके से पूछे गए थे। उन्हीं क्वेश्चनों की अपन चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले ही अपनी जो क्लास रहेगी पशु परिचर की, ये 9वीं क्लास है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, 8 क्लास में अपलोड कर चुका हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। एक बेहतर तैयारी करनी है आपको तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ सकते हो। RSSB बोर्ड के अपन 8 से 9 साल के पेपरों को हल करने वाले हैं। इससे आपका राजस्थान जीके का जो सवाल है एक भी बार नहीं जाएगा, कन्फर्म है। आप मेरे बताए हुए जो आंकड़े हैं वो सारे याद कर लेना। क्वेश्चन के इर्द गिर्द के जो तथ्य बताता हूँ वो भी याद कर लेना, और क्वेश्चन तो आपको रटने ही है, ठीक है। राजस्थान जीके का जो पार्ट है वो आपको बताया था मैंने, 105 नंबर का है। पार्ट ए आपका, उसमें से आपका थोड़ा साइंस है, थोड़ा मैथ्स है और थोड़ा आपका करंट है, बाकी राजस्थान जीके। तो देखो, मैं कुछ बच्चों को बताना चाहूँगा जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं कि सर साइंस कैसे पढ़े। कई बच्चों के कमेंट भी आए थे मेरे पास, साइंस कैसे पढ़ना है। तो आपको ज़्यादा नहीं, आपका जो राजस्थान बोर्ड है उसके 8वीं क्लास की साइंस, 9वीं क्लास की साइंस और 10वीं क्लास की जो विज्ञान है, इन 3 क्लासों की विज्ञान आप पढ़ लीजिए, साइंस आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा मत पढ़िए। अब अभी जैसे यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सारे करवा रहे हैं, तो फिजिक्स अलग करवा रहे हैं आपके, केमिस्ट्री अलग पढ़ा रहे हैं आपको, बायो अलग पढ़ा रहे हैं, और इतना लंबा चौड़ा कोई RS का एग्ज़ाम है आपका। इसलिए कहते हैं एग्ज़ाम की सटीक रणनीति के तहत तैयारी करो, तब जाके सिलेक्शन होगा। बहुत सारा पढ़ लिया और पता पड़ा कि वह तो सवाल केवल ये पूछा, क्या पूछा कि सब सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, तो सभी को पता है कि आपका O होता है। ऐसे सवाल आएंगे। 10th लेवल एग्ज़ाम है, उसी हिसाब से तैयारी करो। और ये 3 किताब आप साइंस की पढ़ लो, आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, ठीक है। और मेरे इस चैनल पर अगर बहुत आपको देखो RPSC के भी 100+ पेपरों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, RSSB बोर्ड के भी 100+ पेपरों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप अच्छे से देख सकते हो। तो पहला सवाल आपके सामने है, जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख के अंदर है। अगर मैं बिजोलिया शिलालेख की थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूँ तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको ये शिलालेख ही बता देता हूँ। कई बच्चों के मन में आते सर ये शिलालेख होता क्या अक्सर। देखो, तो शिलालेख क्या होता है, देखो पत्थर की शिलाएं और दीवार और स्तंभ पर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लिखी जाती है ना, उन्हें शिलालेख कहते हैं। वापस बता रहा हूँ मैं, पत्थर की शिलाएं यानी चट्टानें होगी, दीवारें होगी आपके, स्तंभ यानी खंबे जैसे किसी भी प्रकार की उन पर कोई जानकारी लिखी जाती है, उन्हें शिलालेख कहा जाता है। और शिलालेख के अंदर क्या होती है, जो शासक होते हैं ना, शासक की उपलब्धियों का यशोगान आपको मिलता है। और जिसमें किसी शिलालेख पर यशोगान मिला किसी शासक का, तो उसे प्रशस्ति कहते हैं। क्लियर? अब अपन बात कर लेते हैं बिजोलिया शिलालेख की। तो देखो, बिजोलिया शिलालेख की मैं बात करता हूँ तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेटा आपको बताने वाला हूँ। बिजोलिया शिलालेख जो है आपको याद रखना है, एक तो 5 फरवरी 1170 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। क्लियर? एक चट्टान पर उत्कीर्ण है जो कि आपके भीलवाड़ा में पड़ता है। और मैं बता दूं तो देखो, बिजोलिया शिलालेख जैन श्रावक लोलाख द्वारा मंदिर के पास ही निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर के पास? पार्श्वनाथ मंदिर के पास इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है। दूसरा, बिजोलिया शिलालेख के जो रचयिता है ना वो गुणभद्र है। कौन है? गुणभद्र। क्लियर? इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ बिजोलिया शिलालेख से, तो बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। कई बार ये सवाल पूछा है, RPSC ने भी पूछा है और RSSB बोर्ड ने भी पूछा है कि भाई चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कौन से शिलालेख में बताया गया। तो आपके बिजोलिया शिलालेख के अंदर वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है, किसको? चौहानों को। बिल्कुल आपको याद रखना है। और बिजोलिया शिलालेख में आपके चौहान वंश की जानकारी मिलती है। कौन से वंश की जानकारी मिलती है? चौहान वंश की जानकारी आपको मिलती है। और इसी शिलालेख के अंदर आपको
पुराने नामों के बारे में मिल जाएगा। जैसे ये जालोर का पुराना नाम आपका जाबालीपुर उसी शिलालेख में आपको मिलेगा, ठीक है। शाकंभरी, ये सांबर का पुराना नेम भी मिलेगा आपको, ठीक है। श्रीमाल भिनमाल का पुराना नाम आपको मिल जाएगा। नाडोल का पुराना नाम नड्डुल आपको इस शिलालेख में मिलेगा, नड्डुल, ठीक है। और मैं बात कर लूँ तो देखो मांडलगढ़ का पुराना नाम मंडलकर, क्या है, मंडलकर, ये भी इसी शिलालेख में लिखा गया है। इसके अलावा देखो बिजोलिया का पुराना नाम भी मिलता है, या बिजोलिया का पुराना नाम इस शिलालेख में विंध्यवल्ली, क्या नाम है भाई, विंध्यवल्ली, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा नागदा का पुराना नाम नागहद आपको मिलता है, क्या मिलता है, नागहद। तो ये सारे पुराने नाम का जो उल्लेख मिलता है आपको बिजोलिया शिलालेख में मिलता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब मैं बात कर लेता हूँ आमेर का शिलालेख। आमेर का शिलालेख 1612 ईस्वी का है। इसमें कच्छावा वंश का उल्लेख मिलता है और इसी में कच्छावा के जो शासक थे उन्हें रघुकुल तिलक भी कहा गया। चीरवा के शिलालेख की मैं बात कर लूँ तो 1273 ईस्वी का है, ठीक है। इसमें आपके मेवाड़ के शासकों का वर्णन मिलता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और संरक्षित शिलालेख, ये भी आपका, इसमें भी आपको मेवाड़ के शासकों का उल्लेख ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोट दीजी सभ्यता का संबंध रहा है, किससे रहा आपको बताना है। तो कोट दीजी सभ्यता का जो संबंध है आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से रहा भाई, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। चंदेल राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था, तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा बरेली। ये 2 क्वेश्चन ऐसे है जैसे ऐसा लगता है कि भी इंडिया से पूछ लिए गए, बाकी सारे आपके राजस्थान जीके के सवाल है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्ण यानी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्ण ग्रंथ किनके राजकाल के समय चित्रित हुआ था, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है और इसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो देखो इसके बारे में अगर मैं बात करतूँ तो मोकल, तेज सिंह, मोकल हो गया आपका, तेज सिंह, कुंभा, जयदेव, तो किनके काल के अंदर हुआ था, ये तेज सिंह के काल का चित्र है, आपको बिल्कुल याद रखना। किनके काल का, तेज सिंह के काल का, बिल्कुल आपको याद रखना। कब चित्रित हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूँ 1260 ईस्वी के अंदर, 1260 से 61 में इसको चित्रित किया गया था। इसके जो चित्रकार का नाम है ना वो कमल चंद्र है, क्या नाम है, कमल चंद्र, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो राजस्थान के सबसे पुराने चित्रित ग्रंथ की मैं बात कर लूँ तो राजस्थान का सबसे पुराना चित्रित ग्रंथ जो है आपका वो है 10 वेकालिका सूत्रचूर्णी। देखो 10, याद रखना, 10 वेकालिका, 10 वेकालिका सूत्रचूर्णी, सूत्र चूर्णी। और एक है आपका ओग नियुक्तिवर्त, इसके उतार लिया आपको, एक आपका ओग नियुक्ति वर्ती, ओग नियुक्ति वर्ती, ये जो है ना ये आपके जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर का जो आपका किला है ना वहाँ पर आपका जो, वहाँ पर ये भूमिगत जो आपका जीनभद्र सूरी संग्रहालय है ना उसके अंदर आपके रखे गए। ये राजस्थान के सबसे पुराने चित्र है, आपको बिल्कुल याद रखना। इसके अलावा देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, तिब्बती एक इतिहासकार हुआ थे तारानाथ शर्मा ने, उन्होंने बताया था कि राजस्थान का जो प्रथम चित्रकार था ना वो श्रृंगधर था। वे कौन था, श्रृंगधर। सवाल एग्जाम में बन सकता है कि राजस्थान का पहला चित्रकार कौन था, तिब्बती इतिहासकार के अनुसार तो श्रृंगधर था। वे कौन था, श्रृंगधर, आपको बिल्कुल याद रखना है। और देखो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट चित्रकला के बारे में आपको बताता चलूँ तो बिल्कुल देखना, आपको याद रखना। जैसे भारतीय चित्रकला का जनक तो रवि वर्मा को कहा जाता है, लेकिन राजस्थान की चित्रकला का जनक जो है आनंद कुमार स्वामी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आनंद कुमार स्वामी को। और आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में एक ग्रंथ लिखा था, ये ग्रंथ कई बार एग्जाम में पूछा गया, राजपूत पेंटिंग नाम से लिखा था। किस नाम से लिखा था, राजपूत पेंटिंग के नाम से ये ग्रंथ लिखा गया था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो राजस्थान में चित्रकला के आधुनिक जनक कौन है, कुंदन लाल मिस्त्री है भाई। कौन है, कुंदन लाल मिस्त्री, क्लियर। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो आपको बिल्कुल याद रखना राजस्थान की जो चित्र शैली इसकी उत्पत्ति आपके गुजराती यानी जैन अजंता की अपभ्रंश शैली से हुई है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झाक बाबा की विशालकाय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई,
तो मैं बात कर लेता हूँ। जाक बाबा की जो विशालकाय मूर्ति आपको प्राप्त हुई वो 9 भरतपुर से हुई। ठीक है, 9 जो कि पुरातात्विक स्थल है आपके भरतपुर में पड़ता है, यहाँ से प्राप्त हुई। और इसका जो उत्खनन है R.C. अग्रवाल के द्वारा किया गया था। इसके अलावा यह चित्रित पक्षियों के कुषाणकालीन चित्रित पक्षियों के चित्र भी प्राप्त हुए। इसके अलावा गौरैया, चिड़िया, इनके खिलौने भी यहाँ से आपको प्राप्त हुए हैं। इसका उत्खनन R.C. अग्रवाल ने किया था। ये सभ्यता आपके भरतपुर में है और रूपा रेल नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? रूपा रेल नदी के किनारे है। क्लियर। तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था, ये आपको बताना है। तो देखो, तोप डालने का जो कारखाना है राजस्थान के जयगढ़ में था। ठीक है, और जयगढ़ में राजस्थान की सबसे बड़ी तोप रखी हुई, उसका नाम है आपका जय बाण। क्या नाम है? जय बाण। इसे रणबंका भी कहा जाता है, जय बाण के नाम से भी जाना जाता है। एक आपकी तोप है गर्भ गुंजन। ये गर्भ गुंजन जो तोप है ना आपकी, ये आपके तारागढ़ बूंदी के अंदर रखी हुई है। कहाँ भी? तारागढ़ बूंदी के अंदर। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और इसके अलावा देखो, एक जोधपुर है। जोधपुर के मेहरानगढ़ में आपको गजरत, शंभुबाण, गज्जक, नागफली, नुसरत, ये सारी तोपें जो है, ये जोधपुर का आपको जो मेहरानगढ़ का किला है वहाँ पर आपको मिलेगी। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। औचित्य भेदा भेद का संबंध किस संप्रदाय से है, ये आपको बताना है। तो 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चैतन्य संप्रदाय। वैसे ये चैतन्य नहीं है, ये चैतन्य संप्रदाय। क्या है? कौन सा संप्रदाय है? चैतन्य संप्रदाय। बिल्कुल आपको याद रखना। ये मिसप्रिंट हो गया, चैतन्य लिखा हुआ, लेकिन आपको सही याद रखना, चैतन्य संप्रदाय से इसका संबंध है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने देख लेते हैं, इसका सही उत्तर क्या होने वाला। नाथू मुराद, रामलाल, अली रज्जा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। बीकानेर चित्र शैली से आपके नाथू मुराद, रामलाल, अली रजा चित्रकारों का संबंध रहा है। बीकानेर चित्र शैली के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो देखो, इसका जो प्रारंभ हुई थी ना, ये शैली, ये प्रारंभ हुई थी किनके? राय सिंह के काल के अंदर। जो बीकानेर के शासक थे ना, राय सिंह। और जबकि बीकानेर शैली का जो स्वर्ण काल है ना आपका, स्वर्ण काल की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो स्वर्ण काल जो है आपका, बिल्कुल आपको याद रखना, अनूप सिंह के काल को बीकानेर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है भाई, स्वर्ण काल जो था अनूप सिंह के काल को स्वर्ण काल माना जाता है बीकानेर शैली का। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, बीकानेर चित्र शैली के जो कलाकार होते थे ना, उन्हें उस्ताद कहा जाता था। जो चित्र बनाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उस्ताद कहा जाता था। बिल्कुल आपको याद रखना है। और इसके अलावा देखो, बीकानेर शैली में आपका नीला और जामुनी रंग का प्रयोग हुआ। कौन से रंगों का प्रयोग हुआ? नीला और जामुनी रंग का प्रयोग हुआ है। क्लियर। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके सामने है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके लेखक दिए हुए हैं और एक तरफ आपकी रचनाएं दी हुई है। तो हरिभद्र सूरी की तो आपकी दूरताख्यान है, उद्योतन सूरी की कुवल्यमाल है, पद्मनाभ की आपकी कानड़ प्रबंध है। बिल्कुल सही। जिनेश्वर सूरी की आपकी माधवानल काम कंदला नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। बूढ़ी तीज मनाई जाती है। तो बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? बूढ़ी तीज का मतलब आपको देखो, बूढ़ी तीज को आप बड़ी तीज भी कहते हो, बड़ी तीज भी कह सकते हो। बड़ी तीज के अलावा सातुड़ी तीज भी कह सकते हो, सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज के अलावा भादुड़ी तीज भी कह सकते हो। क्या? भादुड़ी तीज। बिल्कुल आपको याद रखना, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज और भादुड़ी तीज और बूढ़ी तीज, ये चारों तीज जो है एक ही है। और बूढ़ी तीज आपकी कब मनाई जाती है? तो बूढ़ी तीज जो आपकी मनाई जाती है, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आपकी बूढ़ी तीज मनाई जाती है। अब मैं बात कर लेता हूँ छोटी तीज। ये एग्जाम में पूछा जाता है। छोटी तीज और बड़ी तीज से सवाल बनता है, एक आपका गणगौर से, एक आपका आखा तीज से। पक्का सवाल बनता तो आपको बिल्कुल ये इनकी तिथियाँ याद रखनी होगी। छोटी तीज जो मनाई जाती है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। और ये श्रावण में आती है, इसलिए इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रावणी तीज भी कहा जाता है, हरियाली तीज भी इसे ही कहा जाता है। इसके अलावा आपका गणगौर का जो त्यौहार आता है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को आपका गणगौर का त्यौहार आता है।
और आखा तीज मैं आपको बता चुका हूँ, वैशाख शुक्ल तृतीया को आपको राजस्थान में आखा तीज यानी अबूझ सावे जो आते हैं आपको कहा, वो आपके वैशाख महीने में आते हैं, जो सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं आखे तीज के दिन ही होते हैं राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, सुमेलित नहीं है आपको बताना। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सुमेलित नहीं। अविंद्रनाथ ठाकुर की रचना बप्पादित्य बिल्कुल सही है। ज्योतिरिंद्रनाथ की संबंधित चित्तौड़ पर आक्रमण है, बंकिम चंद्र की राज सिंह है। लेकिन द्विजेंद्र लाल राय की आपकी राजस्थान का भीष्म नहीं। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बिंदोरी आपके झालावाड़ का है भाई, ठीक है। ये जो कि विवाह और होली के अवसर पर ये आपका नृत्य किया जाता है और छड़ी हाथ में लेकर किया जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना, बिंदोरी आपका झालावाड़ का फेमस है। वैसे ज़्यादा इसको विवाह के अवसर पर किया जाता है, जब बिंदोली निकाली जाती है ना, तब ये बिंदोरी नृत्य आपका किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो किसने की थी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना आपके भोगीलाल पांड्या ने की है। अभी किसने की है? भोगीलाल पांड्या के द्वारा आपकी की गई है। बिल्कुल आपको याद रखना, कब करी थी? 1944 के अंदर। अब देखो, डूंगरपुर प्रजामंडल से एक तो आपके भोगीलाल पांड्या हो गए, दूसरे जो संबंधित व्यक्ति वो हरिदेव जोशी है, तीसरा आपके शिवलाल कोटड़िया है, ठीक है, और चौथा आपके गौरी शंकर उपाध्याय। 4 व्यक्तियों का संबंध आपके डूंगरपुर प्रजामंडल से है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1942 के अंदर हुई थी, ठीक है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 के अंदर हुई थी, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई है। बिल्कुल आपको याद रखना, राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में। राजस्थान का सबसे आखिरी प्रजामंडल झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में आपकी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आपके ऐसे ही सवाल बनेंगे जिससे डायरेक्ट सवाल आपका पूछा जाएगा। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? आपका उत्तर होगा 1946 में हुई है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बिजोलिया में तलवार लाग नामक से नई लागत किसने लगाई थी? तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो पृथ्वी सिंह ने लगाई थी। किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह ने लगाई थी। जबकि एक लागत थी चंवरी कर। चंवरी कर किसने लगाया था या चंवरी लागत किसने लगाई थी? वो यहाँ के जो सामंत थे वो करसन सिंह ने लगाई थी। किसने लगाई थी भाई? किशन सिंह कह दो या करसन सिंह कह दो, एक ही बात है। बिजोलिया आंदोलन राजस्थान और पूरे भारत का सबसे सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन था। 1897 से स्टार्ट होकर ये 1941 में ख़त्म हुआ था आपका, ठीक है। कितने साल चला था? तो ये पूरे 45 साल तक चला था, आपको बिल्कुल याद रखना है। दूसरा, इसका नेतृत्व शुरू में तो आपके साधु सीताराम दास ने किया था, फिर आपके विजय सिंह पथिक आगे, फिर आपके जमनालाल बजाज आगे। यानी काफ़ी लोगों से, मतलब बिजोलिया आंदोलन से काफ़ी आपके जो राजस्थान के व्यक्ति थे उनका संबंध रहा है। आगे बढ़ते हैं, कोसिया क्या है? तो कोसिया जो है पचभद्रा का जो नमक है ना, उसे कोसिया कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। और पचभद्रा झील आपके बाड़मेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बाड़मेर में पड़ती है। और आपको याद रखना है कि खारे पानी की राजस्थान में सबसे बड़ी झील है और यह खारवेल जाति के लोग नमक का उत्पादन करते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किसने किया था? तो देखो, आज बहुत शानदार सवाल है, ज़बरदस्त, एक ही ट्रिक में सारा मामला तमाम कर देंगे अपन। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखो, पहला चरण, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में गाडगिल, दूसरे में भी गाडगिल ने करा था, तीसरे में जवाहरलाल नेहरू आए थे और चौथे में आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे। तो गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, क्या ट्रिक याद रखनी है आपको? गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। पहले चरण का उद्घाटन एनवी गाडगिल के द्वारा, दूसरे चरण का उद्घाटन एनवी गाडगिल के द्वारा, तीसरे चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, चौथे चरण का उद्घाटन किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आपका किया गया था। एकीकरण के बारे में रोज मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से रट गए होंगे और पढ़ने में वाकई में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि एक ही तथ्य जब बार बार सामने आते हैं तो दिमाग में सेट हो जाते हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? 8 साल 7 महीने और 14 दिन लगा था। बिल्कुल आपको याद रखना। पहला चरण 18 मार्च आपका 1948 के अंदर हुआ है और सबसे आखिरी चरण आपका 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर
1956 को, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की? तो ये जो की थी किसके द्वारा की गई थी? दया शंकर श्रोत्रिय के द्वारा आपकी की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तो इसमें कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, सॉरी नहीं है, तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल नागफणी जो है ना आपका, ये सुशीर वाद्य यंत्र, ये तत्वाद्य यंत्र नहीं। बाकी जंतर, दुकाको, भपंग, अपंग, ठीक है, ये सारे जो है आपके तत्वाद्य यंत्र हैं। राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर स्थित है। तो राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर है आपका डूंगरपुर में। एक तो आपका डूंगरपुर में बना हुआ, एक आपका बारा में बना हुआ, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान मामा भांजा का मंदिर डूंगरपुर में, एक आपका बारा में। जबकि आपको पूछ ले मामा भांजा की छतरी, तो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो आपके मामा भांजे की छतरी बनी हुई है। क्लियर, आपको बिल्कुल याद रखना है। आज़ादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? तो देखो, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो कितनी रियासत थी? 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। तीनों ठिकानों को सलामी नहीं दी जाती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, लावा, कुशलगढ़ और निमराना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीनों ठिकाने थे और इनको तीनों को सलामी नहीं दी जाती थी। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम पहचानिए। तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। कोटा का जो क्षेत्रफल है लगभग आपका 12,400 है। सिरोही की बात कर लो तो 5,166 हो जाएगा। और भरतपुर की मैं बात कर लूँ तो आपका 5,036 और 37 हो जाएगा। और बांसवाड़ा की अगर मैं बात कर लूँ तो 5,000 कुछ 10 के आसपास आपका इनका क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्वत चोटियों की बात कर लेते, कौन सा असंगत है आपको बताना है। तो बिलाली आपके अलवर में, बिल्कुल सही। कुंभलगढ़ आपकी राजसमंद में, भोजागढ़ आपकी सीकर में, बबई आपकी जयपुर में नहीं है। तो सर बबई कहाँ पड़ती है? तो बबई आपकी झुंझुनू में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? झुंझुनू। अब देखो, मैं इनकी ऊंचाइयों की भी बात कर लेता हूँ। तो बिलाली की जो ऊंचाई है ना आपकी कितनी है? 775 मीटर है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। बबई की जो ऊंचाई है आपकी 780 मीटर है। कितनी है? 780 मीटर। कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है आपकी? 1224 मीटर है, 1224। और भोजागढ़ की ऊंचाई देखो, मैंने काफ़ी सर्च भी किया, देखा, लेकिन पढ़ा, लेकिन कहीं मुझे मिले नहीं है। आप में से अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भोजागढ़ की ऊंचाई इतनी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश है। तो आपका मरुस्थलीय प्रदेश सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, 61.11%। कितना? 61.11%, यानी 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में आपका मरुस्थल फैला हुआ है। ये दोनों ही सवाल एग्जाम में पूछे, एक बार क्षेत्रफल पूछ लिया, एक बार प्रतिशत में पूछ लिया, ठीक है। पूर्वी मैदान की बात करूँ तो 23% में फैला हुआ। अरावली की बात करूँ तो 9.3 के अंदर फैला हुआ। और हाड़ौती के पठार की मैं बात कर लूँ तो 6.49, ठीक है, 6.49। और कई कई आपको 6.89 में मिल जाता है, लेकिन 6.49 आपका बिल्कुल सही है। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है, बाद में खारा हो जाता है? तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बालोतरा तक। और बालोतरा आपका नया जिला भी बन गया अभी। तो देखो, लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है ना वो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अजमेर के नागपाड़ से। जब ये निकलती है ना तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये आपका अजमेर का नागपाड़ है। जैसे मान लिया आपने, ये मैं पहाड़ ही बना देता हूँ आपके सामने। यहाँ से ये धारा निकलती है, एक धारा आपकी ये आती है। जब निकलती है ना लूनी नदी तो इसका नाम सागरमती होता है। उद्गम स्थल पर इसका नाम क्या होता? सागरमती। और फिर गोविंदगढ़ से एक शाखा आती है, उसे कहते हैं सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। इन दोनों की शाखाएं आपस में मिलती है, उसके बाद से इसे लूनी नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना, किस नाम से जाना जाता है? लूनी के नाम से जाना जाता है। वो राजस्थान की आपकी सबसे प्रदूषित नदी है, बिल्कुल आपको याद रखना है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से आती है आपकी, बिल्कुल याद रखना। राजस्थान में आपकी 2 बारहमासी नदी, एक तो आपकी चंबल, दूसरी आपकी माही। ये 2 बारहमासी नदी है, बिल्कुल आपको याद रखना। बाकी सब बरसाती नदियाँ, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। चंबल नदी पर आपके 4 बांध बने हुए हैं, माही नदी पर आपके 2 बांध बने। कडाना बांध गुजरात में है और माही बजाज सागर आपका कहाँ पर है? तो माही बजाज सागर आपका बांसवाड़ा के अंदर बोरखेड़ा में बना हुआ है। राजस्थान में अल्प वर्षा का मूल कारण क्या है?
तो राजस्थान में जो अल्प वर्षा का मूल कारण है ना वो क्या है, तो 26 का बिल्कुल मैं राइट आंसर आपको बताऊं तो ये डिलीट कर दिया गया, क्योंकि समुद्र से दूरी भी है, अरावली श्रेणी की विशिष्ट स्थिति भी है, मरुस्थल का विस्तार भी है, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया है। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी किन जिलों में मिलती है, तो राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी जो मिलेगी आपको कहाँ मिलेगी, वो बिल्कुल पूर्वी मैदान में मिलेगी, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोटा, बारा, जालौर में तो आपको मध्यम काली प्रकार की मृदा मिलती है, बिल्कुल आपको याद रखना। भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा में लाल लोमी मृदा है, कौन सी है भी, लाल लोमी मृदा आपको मिलती है। राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4। देखो 2016 में भी उदयपुर टॉप पर था, और आज 2024 की बात कर रहा हूँ, आज भी आपका उदयपुर ही सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वनों के मामले में, और प्रतिशत के मामले में भी सबसे ज़्यादा वन उदयपुर में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा वन उदयपुर में है। अब देखो आजकल आपको ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता, आजकल आरोही या अवरोही क्रम में सेट करने का दे देता, तो मैं आपको 4 जिले ऐसे बता रहा हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। UAPB, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। और प्रतिशत की दृष्टि से आपको याद रखना है UPSC सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, ये तो है आपका प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन, ये है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन। राई सरसों का उत्पादन राजस्थान में अग्रणी जिले हैं, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा अलवर, भरतपुर और गंगानगर, और वर्तमान में भी सबसे ज़्यादा अग्रणी यही है, अलवर, भरतपुर और गंगानगर, बिल्कुल आपको याद रखना है। सेवर सरसों अनुसंधान जो है आपका वो सरसों का जो अनुसंधान केंद्र है वो सेवर भरतपुर में आपका पड़ता है। राजस्थान में निम्नांकित पशुओं में से सबसे अधिक संख्या किसकी है, 2012 में भी बकरी थी, 2024 में भी बकरी है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और राजस्थान की जो नवीनतम 20वीं पशु गणना रिपोर्ट आ चुकी है, पूछा जा सकता है कि वर्तमान में नवीनतम कौन सी पशु रिपोर्ट है, तो 20वीं है। और 20वीं पशु रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल कितना पशुधन है, तो आपको बिल्कुल याद रखना 568 लाख है, जबकि 19वीं पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल कितना पशुधन था, 577 लाख था। कुल कितने प्रतिशत की कमी आई, तो आपको याद रखना 1%, 1.66% की कमी आई है, ठीक है, 1.66% की आपकी कमी आई है। चंबल नदी पर निर्मित बांधों का प्रवाह की दिशा से सही क्रम में पहचानिए, देखो कितना अच्छा सवाल है। तो इसके पहले राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 है। देखो दो चीज़ मैं आपको यह समझाना चाहूँगा, एक होता प्रवाह की दिशा यानी उद्गम स्थल, कौन सा स्थल, उद्गम स्थल यानी जहाँ से निकलती है उधर से क्रम बताना होता है। एक होता मुहाना, मुहाना यानी जहाँ समाप्त हो रही है, जहाँ मिल रही है किसी नदी में या फिर जहाँ कहीं जा रही है, उसे मुहाना कहते हैं। या तो आपको मुहाने की तरफ से पूछा जा सकता है, उद्गम की तरफ से। उद्गम की तरफ से मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। अगर मुहाने से पूछ ले तो सबसे पहले कोटा बैराज, फिर जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप, फिर गांधी सागर आपका हो जाएगा। भारत के कुल सतही जल संसाधनों का राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है, तो राजस्थान में कुल सतही जल है आपका 1.16, और वर्तमान में भी 1.16, और राजस्थान का कुल जो ग्राउंड वाटर यानी भूजल जो है ना आपका वो कितना है, तो 1.70 तो भूजल है, सतही जल आपका 1.16 है। पश्चिमी राजस्थान में भूल पर्यावरणीय आपदा क्या है, तो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको डिलीट कर दिया गया, इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का कौन सा भूक्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर परिस्थितियों का संकट झेल रहा है, तो 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अरावली, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरावली को 3 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी गौरम घाट, और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर हो जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अपन ये आगे का चल गई, 37 36 आगे थे का, बीच में कोई क्वेश्चन छूटा था क्या आपका, 30 33, ठीक है नहीं छूटा था, चलो अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन आपके बाकी रह रहे थे, ये भी अपन कर लेते हैं 31 से, कोई नहीं छूटा था, तो चलो देख लेते हैं ये उस
सुमेलित कीजिए। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए माना जाता है? तो आपको बिल्कुल याद रखना, ये रामसर भी है और आपका आर्द्रभूमि भी है, तो ऑप्शन नंबर 4 से इसका मैच हो जाएगा आपका। सरिस्का किसके लिए जाना जाता है? शेरगढ़ तो आपका सांपों की शरणस्थली होगी, फुलवारी की नाल आपकी मानसी वाकल होगी, और सरिस्का आपका रिसस बंदर और लंगूर के लिए हो गया। तो 31 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर? राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है? तो 32 की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा सिंचित 9-10 में गंगानगर था, और वर्तमान में भी आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ है। गंगानगर, हनुमानगढ़। और सबसे कम सिंचाई आपके राजसमंद में, सिंचित क्षेत्र राजसमंद के अंदर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये बीच का कोई पेपर आ गया इसलिए, बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा, कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना। ये 37 वापस आ गया आपका। राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्न में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? तो 37 की मैं बात करूँ तो विश्व बैंक और नाबार्ड द्वारा निर्मित सड़कें, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर राजस्थान के कितनों जिलों से होकर गुजरेगा? तो इसका जो राइट आंसर है 13 है। अब मैं बात कर लेता हूँ DMIC यानी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का राजस्थान में जो कुल प्रतिशत है वो 39%, बिल्कुल आपको याद रखना। और कुल लंबाई की मैं बात करूँ तो 578 किलोमीटर DMIC कॉरिडोर राजस्थान के अंदर लंबा है, बिल्कुल आपको याद रखना है। खनिज जिसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त था, तो बिल्कुल वोलेस्टोनाइट जो है ना आपका, बिल्कुल वोलेस्टोनाइट के अंदर आपको एकाधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल है, असंगत युग्म को छाटिए। तो देख लेते हैं आपका कौन सा असंगत है। तो चांदी आपकी रामपुर आगच्छो में होती, बिल्कुल सही। तांबा आपके सलुम्बर में होता, बिल्कुल सही। टंगस्टन आपका डेंगाना में होता। कैसर देसर जिप्सम ये आपका सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर 4 जो है ना बिल्कुल आपका सुमेलित नहीं है। कैसर देसर में कौन सा उत्पादन होता है, यानी कौन सा खनिज होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जिप्सम का मैं आपको बता देता हूँ। जिप्सम की सबसे बड़ी खान जो है वो जामसर है, जो कि आपकी बीकानेर में पड़ती। जिप्सम आपको बीकानेर में सबसे ज़्यादा मिलता है पूरे राजस्थान, उसके बाद आपका चूरू, थोड़ा सा झुंझुनू, हनुमानगढ़ और बीकानेर और गंगानगर में आपका जिप्सम मिलता है, और थोड़ा जिप्सम आपको जैसलमेर के अंदर भी मिलता है। क्लियर? तो आज की क्लास को यही समाप्त करते। क्लास कैसी लगी? क्लास आपको अच्छी लगी तो शेयर करना, बहुत अच्छे से मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। बेफिक्र रहे आप, मेरी एक क्लास को आप दिन में 3 बार देख लो, सारा क्लियर हो जाएगा। और ऐसा रटी जाएगा आपको कि एक सवाल आपका गलत नहीं होगा, फिर आप टेस्ट सीरीज लगाना, आपको वाकई में लगेगा सर बेहतर तैयारी हो चुकी है।